हेलो स्टूडेंट्स, सो फार वी हैव डिस्कस द रिस्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम। तो हमने डिस्कस किया था जो रिस्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम है एंड जो आपका एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना। उन जो रिस्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम है उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट यूनिट के अंदर, लास्ट क्लासेज के अंदर हमने डिस्कस किया था। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है इन टॉपिक में तो जो प्ले लिस्ट है पावर सिस्टम आरपीएस, है ना, वहाँ पर जाके आप उसको आप देख सकते हो। ठीक है, अभी हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने जितने भी वीडियोस थे उस समय हमने रिस्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम के बेनिफिट देखे थे, ठीक है ना। बट इसके साथ सम सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं, क्योंकि जो आपका इंटीग्रेटेड जो यूटिलिटी है उसके अंदर जनरेशन, देन ट्रांसमिशन एंड आपका पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, ये सारा का सारा अंडर वन एंटिटी कंट्रोल रहता है। ठीक है ना। देन कस्टमर, तो जो आपकी रियल टाइम सप्लाई और जो आपकी डिमांड है इट इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बिकॉज जो ये एंटिटी है जो इनको कंट्रोल कर रही है, जनरेटर्स एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को कंट्रोल कर रही है, उस एंटिटी को पता है कि जो डिमांड है, रियल टाइम डिमांड है वो कितनी है, और जो जनरेटर्स है हाउ मच वी हैव टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर। बट इन केस ऑफ रिस्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम वी हैव नंबर ऑफ जनरेटर्स, ठीक है, we have number of transcos in transmission line, we have number of transmission line, ठीक ना। the all are open access, यानी जो जनरेशन हो रहा है ये सारा का सारा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन हो रहा है। यहाँ पर जो जनरेशन होता है वो सारा का सारा सेंट्रलाइज जनरेशन हो रहा है। इट इज़ सेंट्रलाइज जनरेशन एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसको कह सकते हैं डीरेगुलेटेड। ठीक है ना। तो ये ट्रांसमिशन लाइन क्या आपकी ओपन एक्सेस ट्रांसमिशन लाइन है। देन नेक्स्ट आपका जो डिस्कॉम्स हैं, जो ये भी आपकी क्या है ओपन एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हैं। यहाँ पर आपके जो कस्टमर्स इसके साथ में कनेक्टेड रहते हैं, तो यहाँ पर जो कस्टमर है वो सिंगल एंटिटी के कंट्रोल में है। ठीक है ना। जो यहाँ पर कस्टमर है इसके पास कोई भी चॉइस नहीं है। जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियाँ इनके मीटर को कनेक्ट करेंगी उसी से ये सप्लाई टैप कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ रिस्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम यहाँ पर मल्टीपल जनरेटर्स हैं, तो जो कस्टमर है इनके पास चॉइस है कि विच जनरेटर से ये सप्लाई लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर ट्रांसकोज है, यहाँ पर भी डिस्कॉम्स है। तो जो यहाँ पर एक पूरा का पूरा कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन में जो कस्टमर है, जो यहाँ पर जो कस्टमर है इसमें क्या कस्टमर क्या करेगा, जिसका भी प्राइस लो होगा, ठीक है, तो उसी से ये पावर लेगा। यहाँ पर कोई यहाँ पर कंपटीशन नहीं था, तो उसका फिक्स प्राइस था, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस फिक्स था। यहाँ पर प्राइस वेरिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो कस्टमर की चॉइस है वो लो प्राइस पे जाएगी, क्योंकि ये आपका एक जनरल फिनोमेना है कि जिस कमोडिटी का प्राइस आपका लो है, अगर आपकी होमोजेनियस कमोडिटी है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना कि अगर आपकी कोई भी होमोजेनियस कमोडिटी है और वहाँ पर आपके नंबर ऑफ सेलर्स हैं, ठीक है ना, तो जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं और ये कस्टमर्स है, ठीक है ना, ठीक है, तो जो ये कस्टमर है, जो कमोडिटी है, सेम एस्पेक्ट में वो आपकी होमोजीनियस है, ऑल द एस्पेक्ट इट है होमोजेनियस प्रोडक्ट। तो जो ये कस्टमर है, जिस भी सेलर का प्राइस सबसे कम होगा उसी के पास ये जाएंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो कि सपोज जो ये नंबर ऑफ जनरेटर G1, G2 एंड G3 लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर G1, G2, G3 का प्राइस वेरिएशन हो रहा है, ठीक है ना, जो प्राइस वेरिएशन हो रहा है, तो जो कस्टमर है इनके पास चॉइस है, दे कैन टैप टू G1, दे कैन टैप टू G2 और इधर दे कैन टैप टू G3। यानी इनके पास चॉइस है कि जो ये नंबर ऑफ जनरेटर्स कनेक्टेड है इनके साथ में ये टैपिंग कर सकते हैं, पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या आई कि G1
G2 G3 है, इनके पास कोई सपोज यहाँ पर 300 मेगावाट जो कस्टमर है उसकी डिमांड है सपोज, ठीक है ना, और दे आर इक्वली कैपेबल टू ट्रांसफ़र 100 मेगावाट। तीनों की जो कैपेसिटी है वो क्या है 100 मेगावाट। अगर इन जनरल आपकी इंटीग्रेटेड यूटिलिटी है ना, तो इन केस अगर आपका प्राइस आपका 8 रुपये पर यूनिट है तो कस्टमर डोंट बदर अबाउट द प्राइस, दे विल टैप इधर बाई G1 G2 G3, ये किसी से भी टैप कर सकते हैं, बट इनका प्राइस वेरिएशन है। सपोज यहाँ पर प्राइस आपका 5 रुपये पर यूनिट है, यहाँ पर 6 रुपये पर यूनिट है, और यहाँ पर आपका 8 रुपये पर यूनिट है। तो अब देखो अगर इनका प्राइस वेरिएशन हो रहा है, कस्टमर जो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर किसके साथ में कनेक्ट करेंगे 5 रुपये पर यूनिट, बट जब नंबर ऑफ जो कस्टमर की डिमांड है वो क्या है 300 मेगावाट, बट यहाँ पर सप्लाई क्या है 100 मेगावाट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम क्रिएट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सप्लाई 100 मेगावाट है, यहाँ पर डिमांड 300 मेगावाट है, बट जो कस्टमर है वो डिमांड किसके थ्रू कर रहा है, वो G1 के थ्रू कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस लो है 5 रुपये पर यूनिट एज कम्पेयर टू G2 एंड G3। अब जो एंसिलरी सर्विस है इट विल कम इन द पिक्चर। ये आपकी एंसिलरी सर्विस यहाँ पर आती है कि जो यहाँ पर ये मिसमैच हो रहा है पावर सिस्टम के अंदर, इस पावर सिस्टम के अंदर हम इस जो पावर ट्रांसफ़र है हम कैसे इसको रिलायबली सिक्योर कैसे इसको पावर ट्रांसफ़र करें, ठीक है ना। तो जो सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना, वो मेंटेन करेंगे इस ग्रिड की, ये पूरा का पूरा क्या आपका एंटायर ग्रिड है, इस ग्रिड की सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे। कैसे मेंटेन करते हैं? या तो इसका प्राइस इंक्रीज करेंगे ताकि यहाँ पर बैलेंस रहे, ठीक है ना, या यहाँ पर रिजर्व कैपेसिटी जो यहाँ पर G1 के पास जो रिजर्व कैपेसिटी है उसको ये कनेक्ट करके सिंक्रोनाइज करके इस 300 को फीड करेंगे। बट आपने सिंक्रोनाइज कर दिया G1 को, बट अभी आपके पास प्रॉब्लम क्या है, जो G2 एंड G3 हैं ये क्या है अनलोडेड है, ठीक है ना। यदि इन्होंने जनरेटिंग स्टेशन लगा रखा है 100 मेगावाट का तो इट शुड बी यूटिलाइज एट दैट टाइम, अदरवाइज ये आपका अनलोडेड रहेगा, यू हैव टू शट डाउन दैट पावर प्लांट। और आपको पता है अगर किसी पावर प्लांट को आप शट डाउन करते हो तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है ना, इकोनॉमिक डिसएडवांटेज क्या है ये आपको पता है। तो जो एंसिलरी सर्विस है ये क्या इंश्योर करती है कि जो आपका पूरा पूरा एंटायर ग्रिड है जनरेटर टू कस्टमर वाया ट्रांसमिशन लाइन, दिस शुड बी रिलायबल ऑपरेशन ensuring डिग्री ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी, ठीक है ना, डिग्री ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी। तो जो एंसिलरी सर्विस आर all those activity on the interconnected grid that are necessary to support transmission of power while maintaining reliable operation। ये जो इंश्योर करती है एंसिलरी सर्विस के अंदर जो सर्विस आती हैं वो क्या इंश्योर करती हैं कि जो जनरेटर्स हैं और जो कस्टमर है इनके बीच में पावर ट्रांसफ़र हो, बट इट शुड बी रिलायबल एंड इट शुड बी क्वालिटीफुल। अदरवाइज सपोज मैंने आपको क्लास में बताया था कि अदरवाइज क्या होगा, सिस्टम के अंदर आपका क्वालिटी नहीं है, अगर आपका वोल्टेज आपका RMS नहीं आ रहा है, अगर आपका फंडामेंटल कंपोनेंट अगर ये विद इन लिमिट नहीं है तो आपको पता है मशीन के अंदर ज़्यादा हीट होगी। जो कस्टमर है जो उन्होंने डिवाइस लगा रखी है दे विल वियर एंड टीयर, यानी अगर मशीन है वो ज़्यादा उसके अंदर हार्मोनिक्स कंपोनेंट है, उस केस में क्या होगा मशीन के अंदर जो उसका टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो स्मूथ नहीं होगा, वो जर्की टॉर्क आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर G1 है इसका प्राइस कम कर दिया, बट यहाँ पर आपने क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ कर दिया, जो वोल्टेज विद इन लिमिट था उसको आपने डिग्रेड कर दिया, जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन था उसको आपने विद इन लिमिट ना करके उसको अंडर लिमिट कर दिया या ओवर लिमिट कर दिया, तो ये शुड बी इन विद इन द रेंज, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। देन ठीक है ना, एंसिलरी सर्विस आर वैल्यू एडेड सर्विस टुवर्ड सपोर्टिंग एंड इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ पावर। मैंने बताया आपका जो एंसिलरी सर्विस है वो क्या है, इम्प्रूव रिलायबिलिटी,
इट इम्प्रूव रिलायबिलिटी। ऐसा नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर एक सर्विस है जिसको हम इंटीग्रेट कर दें और आपकी रिलायबिलिटी इम्प्रूव हो जाए, बट वी हैव टू इंश्योर दैट रियल टाइम में सारा का सारा क्या है ये मैनेज हो। रियल टाइम लोड शेड्यूलिंग, लोड डिस्पैचिंग, हमने लास्ट उसमें पढ़ा था ना, लोड शेड्यूलिंग, लोड डिस्पैचिंग, ये सारा का सारा किस में आता है, आपका एंसिलरी सर्विस के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये हमने देखा है। देन रोल ऑफ एंसिलरी सर्विस हैज बिकम वेरी क्रिटिकल फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम, ठीक है ना। इट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम, क्योंकि अगर पावर सिस्टम में अगर इसमें डिमांड है सप्लाई में मिसमैच है तो आपको पता है कितनी प्रॉब्लम आपके सामने आनी चाहिए। यू शुड रेडी फॉर दीज सम प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। इट शुड बी रियल टाइम मैच टू इम्प्रूव इकोनॉमिक्स वायबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ पावर नेटवर्क। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पावर सेक्टर हैज़ बीन प्रमोटेड, क्योंकि आपको पता है जो सिंगल इंटीग्रेटेड यूटिलिटी है इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, ये आपने देखा था। डिसएडवांटेज मेनली हम इसके डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेंट्रलाइज कंट्रोल है, तो यहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं है। तो इस केस में जो प्राइस है आपका ऑलमोस्ट रेगुलेटेड रहता है, और अगर आप डिसेंट्रलाइज करते हो तो इसका मतलब क्या है, आप कंपटीशन मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी मार्केट के अंदर आप कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, तो जो आपकी क्वालिटी सिस्टम के अंदर क्वालिटी एंड जो रिलायबिलिटी वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अगर मार्केट के अंदर कंपटीशन है तो जो जनरेटर्स हैं दे विल इंस्टॉल दी मोर एफिशिएंट जनरेटर्स, सो दे कैन इंक्रीज देयर इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। यानी जो उनका प्रॉफिट है वो बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आपका ओल्ड जनरेटर हो गया है या उसकी टेक्नोलॉजी चली गई है तो उसकी जगह जो जनरेटर्स हैं प्राइवेट्स हैं दे विल इंस्टॉल द न्यू वन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा एंसिलरी सर्विस से रिलेटेड है। तो देन वी विल सी द बेसिकली जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोड है उसके अंदर एज पर IE इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड, मैं इसको, ठीक है ना, एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड एंसिलरी सर्विस नेसेसरी टू सपोर्ट पावर और ग्रिड ऑपरेशन इन मेंटेनिंग पावर क्वालिटी, second one is reliability, third one security of grid, ठीक है ना। तो जो आपकी लास्ट टाइम मैंने बताया था एंसिलरी सर्विस क्या था आपका, जो शेड्यूलिंग एंड डिस्पैच। शेड्यूलिंग क्या आपका, पहले से आप लोड फोरकास्टिंग करते हो जिसकी हेल्प से आपको पता लग जाए कि पर्टिकुलर डे पे आपकी डिमांड क्या आएगी, बट एक्चुअल में आपका डिस्पैच क्या है कि जब उस पर्टिकुलर डे पे आपने जो फोरकास्ट किया है उस पर्टिकुलर डे पे जो आपका इम्बैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस यानी सप्लाई एंड डिमांड का डिफरेंस, ये क्या आपका इम्बैलेंस, तो इस इम्बैलेंस को आप रिड्यूस करते हो, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है आपको रियल टाइम डिस्पैच। इसके अंदर क्या करते हो, जो भी आपका सप्लाई एंड डिमांड में मिसमैच है, सपोज आपका सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो आप जनरेटर्स की जो इनपुट है उसको कम करोगे, ठीक है ना। अगर आपका सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तो जो आपकी रिजर्व कैपेसिटी है उसको आप सिंक्रोनाइज करोगे या आप इनपुट को इंक्रीज करोगे टू मेंटेन दी डिमांड। ये सारे की सारी किस में आता है, एंसिलरी सर्विस के अंदर आता है। और आपका क्या हो सकता है, फ्रिक्वेंसी रेगुलेशन एंड वोल्टेज रेगुलेशन,
वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है ना। जो आपकी ग्रिड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, इट शुड बी मेंटेन एट ऑल टाइम, ठीक है ना। तो इसके अंदर ±1% का वेरिएशन हो सकता है, ठीक है ना। और जो वोल्टेज रेगुलेशन है, ठीक है ना, इट शुड बी इन विद इन द टाइम, यानी जो वेरी कर सकता है ये उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका तो जो फ्रिक्वेंसी कंट्रोल है, वी कैन फर्दर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। प्राइमरी फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, ठीक है ना। प्राइमरी फ्रिक्वेंसी कंट्रोल आपका 5 to 10 सेकंड के लिए किया जाता है, ठीक है ना। देन सेकेंडरी रेस्पॉन्स या सेकेंडरी फ्रिक्वेंसी रेगुलेशन कंट्रोल, ये किया जाता है आपका 10 सेकंड टू 10 मिनट। एंड देन टर्शियरी, ठीक है ना। टर्शियरी वाइंडिंग पढ़ते हो ना आप ट्रांसफार्मर के अंदर, तो इसको अपन टर्शियरी या एडिशनल भी बोल सकते हैं। टर्शियरी ये आता है आपका 10 to 30 मिनट के लिए। एक्चुअल में आपको जो रियल टाइम डिस्पैच करते हो उसके अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका फर्दर आप स्टडी करोगे, ये आपका इक्वल एरिया क्राइटेरिया है, ठीक है ना। ये आपकी पी मैकेनिकल पावर है, ठीक है ना। और जो ये कराओ आपका पी इलेक्ट्रिकल है, ठीक है ना। तो अगर आपका ये आप जनरली आपने सिंक्रोनस मशीन के अंदर पढ़ा होगा, यदि आपकी पी इलेक्ट्रिकल पी मैकेनिकल से ज़्यादा है तो इस समय जो सिंक्रोनस मशीन है उसका रोटर डी एसेलरेट करेगा। इसका मतलब फ्रिक्वेंसी विल गो डाउन इफ़ पी मैकेनिकल ग्रेटर देन पी ई। इस केस में फ्रिक्वेंसी विल इंक्रीज, क्योंकि मशीन क्या करेगी आपकी एसेलरेट करेगी। तो जो ये फिनोमिना है, ये कंडीशन है, ठीक है ना, ये लोड मिसमैच के कंडीशन में आती है। तो ये आपकी विद इन लिमिट रहे, अदरवाइज अगर मशीन आपकी एसेलरेट करती रहेगी तो उसके साथ में सम क्रिटिकल इश्यूज हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करनी है, प्रोटेक्शन डिफरेंट चैप्टर है ये, सॉरी डिफरेंट सब्जेक्ट है ये, नेक्स्ट टाइम में चलेगा आपका प्रोटेक्शन। क्योंकि आपने जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लगा रखे हैं वो सारे के सारे सम विद इन लिमिट चलते हैं, तो आप ये फ्रिक्वेंसी वोल्टेज वेरिएशन विद इन द लिमिट रख सकते हो आप, इसके बियॉन्ड या इसके नीचे नहीं आ सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू।